स्वागत है आप सभी का इस मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है फिल्टर्ड यूपीएससी। इसमें हम आज शुरू करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिससे मैक्सिमम 23 के आसपास और मिनिमम 17 क्वेश्चन तक आते हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए ही काम आएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसका प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ही अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रश्नों को देखते चलेंगे कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके अनुसार उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से देखें तो। लेकिन एग्रीकल्चर तीन चीजों में आपको पढ़ना होता है, एक तो जियोग्राफी, दूसरा इन्वायरमेंट और तीसरा इकोनॉमी। ठीक है, इन तीनों में आपको पढ़ना है। यहाँ मैंने एक ब्रीफ आइडिया बताया है कि हम एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है तो इसमें घटक जो होते हैं, इसमें एक होता है लैंड, तो हम फर्स्ट नंबर पे लैंड पढ़ेंगे। दूसरा सीड्स आवश्यकता होती है। वाटर, वाटर में कौन कौन सी योजनाएं हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर, इसमें कैसे सब्सिडी दी जाती है, कैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एक साथ है। फिर पढ़ेंगे हम फाइनेंस, एग्रीकल्चर सेलिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर सेलिंग में आप एपीएमसी, नैम, ग्राम, एमएसपी जो भी चीजें हैं इनको कवर करेंगे। तो ये एक ढांचा है जो आपको बताता है कि एग्रीकल्चर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे लैंड में आप भूमि सुधार पढ़ेंगे, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पढ़ेंगे। वैसे ही अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है एग्रीकल्चर आपके लिए, ये जानना जरूरी है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो आप पहले जानेंगे, समझेंगे कि हमने SDG 1 मतलब विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत योजना बनाई है। तो उसमें SDG 1 कहता है कि एलिमिनेट पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब वही रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी का उत्पादन यहीं से होता है, इसलिए SDG 1 है। SDG 2 ग्लोबल हंगर को एलिमिनेट करना। और भी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर हमें पढ़ना और एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस को बताता है। 42% इंडियन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ये तो डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली 65% तक पहुंच जाता है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। सेकेंड है 56% रूरल इंडिया भूमिहीन है। भूमिहीन मतलब उनके पास कोई खेती या खेत नहीं है। वो मोस्टली डिपेंड है एनिमल हस्बेंड्री या इंफ्रास्ट्रक्चर या लेबर, इन चीजों पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या चीज किया जाए कि इनमें धीरे धीरे सारी ढांचों में सुधार हो जाए। तो हम बढ़ते हैं कि आखिर लैंड, लैंड में क्या क्या चीजें की गई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जब शुरुआत होती है तो आप जानते हैं ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। तो ब्रिटिश काल की समस्याएं क्या कह रही हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे। अब एग्रीकल्चर अकेले जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। एग्रीकल्चर कई सारे टॉपिक्स के साथ जुड़ता है। जैसे इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये शामिल होता है, ये तो होगा ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी दूसरा मिनिस्ट्री इसमें ये शामिल होता है। तीसरा जल शक्ति मिनिस्ट्री, क्योंकि आपको इरिगेशन की जरूरत होती है तो इसको भी लेना ही पड़ता है। अब जल शक्ति मिनिस्ट्री में दो हैं, एक वाटर सैनिटेशन के लिए है और दूसरा रिवर डेवलपमेंट के लिए है। वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट, तो गंगा रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ ये मिनिस्ट्री भी जरूरी हो जाती है और आजकल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। अब जैसे कोऑपरेटिव्स में क्या क्या चीजें हैं ये आपको जानना जरूरी है।
अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव को 2022 में बनाया गया। ये क्या करता है कि जितने भी सहकारिता हैं उनको फॉलो अप करता है। जैसे सहकारी समितियां, सहकारी समिति जो होती है वो विभिन्न रूपों में हो सकती है। वो किसान, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऐसे भी हो सकता है। खरीद के लिए भी हो सकता है, आप समिति बना लें। ठीक है। विपणन के लिए भी आप समिति बना सकते हैं। तो बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर के लिए बने, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, अभी 10,000 का टारगेट दिया था मोदी जी ने, तो वो जो कोऑपरेटिव्स होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स में आ जाएंगे। कोऑपरेटिव्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल स्टेट, एक मल्टी स्टेट। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव होती है वो इंडियन गवर्नमेंट की होती है, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को देखती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का मतलब है कि आपका एक ही कोऑपरेटिव्स केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, तो ये मल्टी स्टेट होंगे। इनको कोई सिंगल स्टेट नहीं देख सकता। इनको देखने के लिए आपके पास होनी चाहिए नेशनल कोऑपरेटिव्स। ठीक है। तो ये इसको देखता है। ये 4-5 मंत्रालय इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब लैंड में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम स्वतंत्रता के समय की स्थिति अगर देखें, तो 1947 में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तीन व्यवस्थाएं चल रही होती हैं: जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों में, इन दोनों में सीधे सीधे मध्यस्थ की भूमिका थी। मध्यस्थ होते थे। आप जानते हैं टैक्स का रेट जो था वो भी हाई था, मध्यस्थ भी थे। इसके कारण यहाँ किसानों का शोषण बहुत ज्यादा होता था। मतलब जमींदारी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था दोनों में शोषण बहुत ज्यादा होता था। रैयतवाड़ी इन द सेंस कहेंगे कि यहाँ टैक्स ज्यादा होने के कारण इनका शोषण होता था। इन दोनों क्षेत्रों में मध्यस्थों की भूमिका के कारण शोषण होता है। अब भाई, जहां आजादी के समय 60% से ऊपर लोग कृषि पे निर्भर हो, और उनके मतलब जीवन, सामान्य जीवन जीने के लिए या अनाज के उत्पादन ही ना हो पाए, टैक्स ज्यादा बढ़ा दो, उनके खाने पीने, भुखमरी की स्थिति आप देख ही रहे थे कि उस समय बहुत सारे अकाल पड़ते रहते थे। इन चीजों के कारण ही ये व्यवस्थाएं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सोचा कि इसमें भूमि सुधार किए जाए। भूमि सुधार इन द सेंस इन तीनों व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि भूमि सुधार क्यों करना था, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। अब भूमि सुधार में हम देखेंगे कि आखिर पहले जरूरी क्यों था। अब भाई सीधी सी बात है ना कि कोई भी चीज हमें पढ़ना है तो ये देखना पड़ेगा कि भूमि सुधार आवश्यक क्यों था। इसके लिए हम देखेंगे कि भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था। पहला तो उद्देश्य था कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अमेरिका में बहुत बड़े बड़े भूखंड होते हैं और जापान में छोटे छोटे से भूखंड। तो एक अर्थशास्त्री का मानना है कि जब एक सीमित सीमित कमी होती है अगर भूखंडों के एरिया में, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब बहुत बड़े बड़े जमींदार, लैंड जो था पहले, जो हम व्यवस्था पढ़ रहे थे जमींदारी व्यवस्था, उसमें उनके अधिकार काश्तकारों को नहीं दिए गए थे। उनमें बड़े से भूस्वामी को अधिकार दिया गया था, इसलिए उत्पादन कम होता था। और जब लैंड को छोटा हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उत्पादकता बढ़ती है। दूसरा था कि भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना। जितने भी भूमिहीन थे उनको नारा दिया गया कि हम भूमिहीनों को भूमि प्रदान करेंगे। ये इसका मूल कारण था कि भूमि सुधार क्यों जरूरी है, क्योंकि सामाजिक न्याय करना था। जानते हैं कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, तो ये जरूरी था। अब भूमि सुधार की शुरुआत कहाँ से होती है। आप सभी जानते हैं कि भूदान आंदोलन चलाया गया एक विनोबा भावे द्वारा। ठीक है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया। इसका मुख्य लक्ष्य था कि बड़े बड़े भूस्वामियों से भूदान, ग्रामदान, ये दो आंदोलन थे। उसमें क्या किया जाए कि एरिया जो थी उसको दान में लिया जाए और उनका वितरण किया जाए गरीबों में, काश्तकारों में, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको वितरित किया जाए।
भूमि सुधार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं ये आपको देखना है। भूमि सुधार के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, एक तो बिचौलियों का अंत, ये एक काश्तकारी सुधार और एक कृषि भूमि का पुनर्संगठन। ठीक है, अब इसमें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अब पुराना टॉपिक है तो यूपीएससी जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा उसको हम फिल्टर्ड करके बताएंगे कि हाँ ये चीज पूछे। अब बिचौलियों का अंत क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुआ क्या था कि भूधारण की, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रणालियां थी। जमींदार ऊंचे लगान लेते थे, किसानों का शोषण करते थे, और कृषि उत्पादकता अपने निम्न स्तर पे थी। दूसरा सेक्टर होता है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का विनाश हो चुका था, आप सभी लोग जानते हैं, और ग्रामीकरण बढ़ गया था। मतलब कि कृषि की स्थिति, एग्रीकल्चर की स्थिति डाउन थी, हस्तशिल्प अपना वो भी डाउन हो गया था। इसकी वजह से क्या हो गया कि शोषण बढ़ गया। इसके कारण शोषण बढ़ गया, मतलब जैसे जैसे हम कृषि डाउन होगी, एग्रीकल्चर उत्पाद कम होंगे, हस्तशिल्प कम होगा, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे बिचौलियों और शोषण करेंगे। अब बिचौलियों का अंत करने के लिए 1948 में सबसे पहले मद्रास ने कानून बनाया, बिचौलियों का उन्मूलन। इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो बीच वाले थे उनको हम खत्म करेंगे, डायरेक्ट किसानों को राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से संपर्क में लेके आए। इसके तहत 20 मिलियन किसान राज्य के संपर्क में आए। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ किसान राज्य के संपर्क में आए। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले जो थे क्षेत्रों का अधिकार, लैंड राइट्स जो होते थे, वो किसानों के पास या काश्तकारों के पास नहीं थे, ये अब काश्तकारों के पास दे दिए गए। तो डायरेक्ट किसानों से, अरे राज्य किसानों से जुड़ गए। दूसरा इसमें आता है काश्तकारी सुधार। अब ये काश्तकारी सुधार तीन चीजों में हुआ। काश्तकारी सुधार तीन रूपों में हुआ, तीन चीजों में नहीं, तीन रूपों में हुआ। अब इसमें क्या क्या है इसको आगे देखते हैं। कृषि भूमि का पुनर्संगठन भी किया गया, मतलब काश्तकारी सुधार एक हुआ, कृषि भूमि का पुनर्संगठन और बिचौलियों का अंत, ये तीन प्रोसेस किया गया। जिसमें बिचौलियों का अंत मैंने सीधे सीधे बताया कि बिचौलियों का अंत कैसे किया गया, कि जो मध्यस्थ थे उनको हटा दिया गया, जमींदार जो थे उनको हटा दिया गया, लैंड राइट्स जो थे वो किसानों को, काश्तकारों को दे दिया गया। इससे राज्य और किसान जुड़ गए। अब चलते हैं हम काश्तकारी सुधार की तरफ। काश्तकारी सुधार में तीन चीज किया गया। एक तो लगान का नियमन, मतलब पहले लगान की रेट्स बहुत ज्यादा होती थी, इसको 1/5 या 1/4 करने के बारे में सोचा गया, जो पहले 1/2 तक चलता था। ठीक है, और लगान का नियमन किया गया। दिक्कत यही थी कि शोषण का मूल कारण यही था कि 1/2 ये वसूलते थे, कुछ मध्यस्थ रखते थे, उसके बाद कुछ मीडिएटर रखते थे, उसके बाद कुछ राज्य को सौंपा जाता था। इसमें सबसे ज्यादा लाभ मीडिएटर कमाता था, ना ही राज्य को लाभ मिल पा रहा था और ना ही किसानों को। तो इसके वजह से क्या किया गया कि लगान का नियमन किया गया, कि लगान एक सीमा में रखी जाए जिससे किसानों का शोषण न हो सके और राज्य को अधिक लाभ मिले। एक दो फैक्ट्स ये भी जानते रहिए कि लगान का ज्यादा क्यों होता था। आपने अभी मैंने पहले बताया कि एक तो कृषि भूमि सीमित मात्रा में थी, इसकी मांग ज्यादा थी। मांग क्यों ज्यादा थी कि ब्रिटिशर्स ने हस्तशिल्प को खत्म कर दिया। हस्तशिल्प खत्म हो गया तो लोगों का क्या हुआ, पलायन हुआ ग्राम की तरफ। ग्राम में कृषि भूमि की मांग बढ़ी, और कृषि भूमि की ये मॉडल है कि किसी भी चीज की मांग अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड्स अगर बढ़ेगी तो उसके रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो लगान बढ़ गया था, तो लगान का नियमन किया गया स्वतंत्रता के उपरांत कि 1/5 से 1/4 के आसपास रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दूसरा है काश्तकारी में अस्थायित्व। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये काश्तकारी सुधार में किया जा रहा है। काश्तकार आप जानते रहिए क्या कहते हैं, काश्तकार किसे कहते हैं पहले तो ये भी जानते रहिए। काश्तकार मतलब जो खेती कर रहा है, जो किसी जमीन पे खेती कर रहा है उसको काश्तकार बोलते हैं।
अब काश्तकारों में अस्थायित्व, पहले जमींदारी व्यवस्था में काश्तकारी दे दी जाती थी, लोग छोटे छोटे भूभाग पे खेती करते रहते थे, इनको कभी भी हटाया जा सकता था। लेकिन ब्रिटिश काल के बाद जब भारत आजाद होता है तो काश्तकारी में अस्थायित्व की बात की जाती है। अब इसलिए सरकार ने कानून बनाए ताकि काश्तकारों की बेदखली को रोक दिया जाए, बेदखली रोका जाए। बेदखली इसलिए रोका जाए क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं होता था कि पता चले कि अभी इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, बेदखल कर दिया गया है, ये गरीबी में आ गए। तो सरकार ने कानून बनाए, इसमें 2-3 कानून बने थे, जिसमें कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जाए, कानूनी प्रक्रिया हो हटाने की काश्तकारों को, ठीक है? बिना कानूनी प्रक्रिया के काश्तकारों को ना हटाया जाए। बेदखली तभी हो सकती है जब जमींदार खुद काश्त हो। खुद काश्त का मतलब खुद खेती करे। अगर बेदखल कर रहा है तो वो खुद खेती करेगा, किसी और को नहीं देगा। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हो, खुद कास्ट हो, और तीसरा इसमें एक शर्त जोड़ा गया कि अगर बेदखली की जाती है तो उसका कुछ क्षेत्र लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, कुछ क्षेत्र लोगों के लिए, मतलब उस काश्तकार के लिए दिया जाए जिसपे वो खेती करके निर्वाह अपना कर सके। अब इसमें भी कुछ कमियां रही। काश्तकारी में अस्थायित्व क्यों नहीं प्राप्त हो सका? क्योंकि काश्तकारी जो थी कभी भी कागजी कार्यवाही नहीं होती थी। आज भी देखेंगे आप ग्राम में कि किसी को कोई खेत या जमीन दी जाती है बोने के लिए, तो वहां क्या होता है कि भू अभिलेखों की कमी होती है। भू अभिलेख नहीं बनाए जाते कि हम इनको काश्तकार नामांकित करते हैं, तो भू अभिलेख नहीं थे। इसके वजह से काश्तकारी में अस्थायित्व नहीं मिला, क्योंकि वो केवल बोल दिया गया था कि आप मेरे काश्तकार हैं, आप खेती करिए, हटा दिया गया उनको। तो यहाँ बेदखली तो हो नहीं रही है ना, क्योंकि बेदखली तो तब होती जब उनके पास कागज होता। ये एक कारण था। दूसरा कारण था कि स्वैच्छिक समर्पण कर दिया गया। मतलब जो जमींदार थे उन्होंने दबाव डाल दिया, जमींदारों ने दबाव डाला, काश्तकारों ने खेत छोड़ दिया। मतलब स्वैच्छिक समर्पण, सॉरी। तीसरा था कि ये खुद कास्ट का मतलब समझ नहीं आया कि खुद कास्ट क्या है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई। जो हम अक्सर देखते हैं कि जब संविधान की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की परिभाषा नहीं दी जाती है, तो वहां भी खुद कास्ट का मतलब नहीं समझाया गया। तो इस तरह ये भी मॉडल जो था लगभग लगभग फेल रहा कि काश्तकारों में अस्थायित्व नहीं मिल पाया। कुछ काश्तकारों को मिला लेकिन कुछ में अधिकार नहीं मिल पाए। अब तीसरा था कि स्वामित्व में अधिकार। अब स्वामित्व संबंधी अधिकार में क्या किया गया कि अगर कोई काश्तकार 12 वर्ष से कोई जमीन पे काश्तकारी कर रहा हो तो वो उस काश्तकार को दे दी जाएगी, ठीक है? ये स्वामित्व संबंधी अधिकार था कि 12 वर्ष से ज्यादा से अगर जोत रहा हो काश्तकार कोई जमीन तो ये उसको दे दी जाएगी। अब इसको लागू करने में संबंधित दिक्कत थी, लेकिन ये केरल, बंगाल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में अच्छे से लागू हुआ, क्योंकि यहाँ वामपंथी सरकार थी जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिस्ट समानता पे जोर देते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में ये अच्छे मात्रा में लागू हुआ। आप जानते हैं कि बंगाल में बरगा आंदोलन चलाया गया। अब बरगा आंदोलन में भी इस चीज को देखा गया कि काश्तकारों को अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें इसमें भी विशेष सफलता नहीं मिली। इसमें समस्याएं क्या थी कि और जगह क्षेत्रों में ये प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया। अब इसका कारण अलग अलग थे, क्योंकि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दबाव बनाया गया, वही जमींदारों द्वारा दबाव बना के छुड़वा दिया गया, ये भी था। और अन्य कारण थे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, मतलब जो भी राजनीति में उस समय प्रबल रूप से थे वो मुख्यतः जमींदार या बड़े घराने से थे, जो इन चीजों पे नहीं जा सकते थे, लोग कोर्ट भी पहुंच जाते थे। तो ये स्वामित्व संबंधी अधिकार भी केवल केरल, बंगाल, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में ही प्रभावी रूप से लागू हो सका। अब इसमें क्या था कि जितना प्रदान किया गया, जितनी भूमि ली गई, उसका लगभग 4 to 5%, 4 to 5% ही काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार मिलता है। मतलब जो उस समय जितने काश्तकार थे उनके 4 to 5% ही काश्तकारों को अधिकार मिल पाए, और इसमें भी 90% से एबव केवल वही 3 राज्यों में।
मतलब कर्नाटक, केरल और वो। ठीक है। अब इसमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है कि पुरानी योजनाओं के बारे में या पुराने भूमि सुधारों के बारे में वो निगेटिव पॉजिटिव तो पूछेगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा जानते रहिए। इसके बाद क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है कि कृषि भूमि की समस्या, कृषि भूमि में पुनर्संगठन। अब पुनर्संगठन क्यों जरूरी है? आप जानते हैं कि छोटे खेतों की समस्या थी। एक तो होता है कि बड़े खेत की समस्या है, एक होता है छोटे खेतों की समस्या। अब छोटे खेतों की समस्या क्या है? मान लीजिए कि एक इतनी बड़ी जमीन है, एक रास्ता है, एक इतनी बड़ी जमीन है, परिवार में दो भाई हैं। ठीक है। अब जब जमीन बटेगी तो ये यहाँ आधा बटेगी, ये एक यहाँ आधा बटेगी। ए के पास ये भूमि हो गई, ए के पास ये भूमि हो गई, बी के पास ये, बी के पास ये। विभाजन हो गया खेतों का। तो कृषि भूमि का उपविभाजन जो चल रहा था, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जैसे 1970 में अगर बात करें तो 2.28 हेक्टेयर, और 2015 में बात करें तो 1.08 हेक्टेयर हो गया। मतलब प्रति व्यक्ति अगर हेक्टेयर की बात करें तो ये आ गया। खेतों की संख्या बढ़ रही थी, मतलब अब देख रहे हैं खेत बढ़ते जा रहे हैं। 138 मिलियन 2011 में थे, 146 मिलियन हो गए। और सीमांत और लघु कृषक जो थे 86%। सीमांत कहने का मतलब 1 हेक्टेयर से कम, और लघु मतलब 2 हेक्टेयर से। ठीक है। इनकी संख्या 86%। तो ये समस्या थी कृषि भूमि में। ठीक है। अब इस समस्या के निदान पाने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही थी, ये आपको देखना पड़ेगा। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो उपविभाजन हो रहे थे खेतों के, इसका प्रभाव क्या है? जैसे कृषि करने की लागत बढ़ जाएगी, कृषि लागत में वृद्धि हो जाएगी, ये आप जानते हैं। उत्पादकता कम हो जाएगी। मैंने एक चीज बताया था कि भूमि छोटे होंगे तो उत्पादकता पहले बढ़ती है, लेकिन एक सीमित संख्या से कम होगी तो उत्पादकता कम हो जाएगी। तीसरा है कि कृषि का मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता। कितना हार्वेस्टर चलाएंगे छोटे से खेत में, मैकेनाइजेशन कम हो जाएगा, आपसी विवाद बढ़ेंगे, भूमि बर्बाद होगी, और गैर कृषि कार्यों में भी प्रयोग के लिए दे दिया जाएगा। अब छोटी सी भूमि पे कौन कृषि करने जाएगा, इसलिए इसको दे दिया जाता। अब इन चीजों का समाधान, मतलब हमने पहले भूमि सुधार के अंतर्गत 3 चीजों को पढ़ा। एक तो लगान का नियमन, काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार में हमने 3 चीजें पढ़ी। अब आए हैं कृषि भूमि का पुनर्संगठन। ठीक है। कृषि भूमि का पुनर्संगठन में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक छोटे खेतों की समस्या, तब संगठन करेंगे, एक बड़े खेतों की समस्या। ठीक है। ये 3 चीजें हैं। अब इसमें छोटे खेतों की समस्या का समाधान क्या है? व्हाट टू डू? इसमें है 3 चीजें। एक तो चकबंदी, एक होती है सहकारी कृषि, एक होती है लीज। चकबंदी पहले समझ लीजिए कि क्या है। चकों को बंद करना, मतलब जो चक इधर उधर इधर इकट्ठा अलग अलग हुए पड़े हैं, उनको इकट्ठा कर देना, मतलब एक जगह ले आके वो बना देना। ये होता है चकबंदी, कंसोलिडेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये भूमि किसी और की है, इसके बगल में वाली भूमि किसी और की है, तो ये भूमि इसको यहाँ दे दी जाएगी और इसको ये दे दी जाएगी, तो ये एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगा। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। मतलब भूमि के बदले भूमि दे दी जाए, या भूमि के बदले मूल्य दे दिया जाए, या भूमि का मूल्य आंक के और उसको अलग 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 कर देते हैं। अब चकबंदी क्यों आवश्यक होती है? जो अभी मैंने का प्रभाव बताया कि भूमि छोटी छोटी होती जाएंगी तो क्या प्रभाव होंगे, उन प्रभावों को खत्म करने के लिए ये दिया गया। इस ये मुख्यतः पंजाब जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, यहाँ
प्रभावी रूप से लागू हो पाया और इनको इसका फायदा भी मिला कि इसके द्वारा क्या किया कि लैंड कंसोलिडेट हुआ, मैकेनाइज हुआ, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, उससे ये लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब चकबंदी मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में लाई गई। और आप जानते हैं कि भूमि राज्य का विषय है, तो राज्य अपने अपने विभिन्न कानून लेके आए। इसमें कुछ समस्याएं रही, वो भी संक्षेप में जान लीजिए कि क्या समस्या रही। पहला, कि भूमि का मूल्य कैसे निर्धारण करें। भूमि मूल्य का निर्धारण करने में समस्या रही। ये पता चला कि इस व्यक्ति का चक यहाँ है, तो उसको बराबर बराबर चक दे दिए, लेकिन पता चला कि ये जो है वो रिवर के किनारे दे दिया गया। तो भूमि का मूल्य निकालना सबसे बड़ी समस्या रही इन चीजों में, कि भूमि का मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी समस्या रही कि काश्तकार जो थे उनको बेदखली का डर रहा। काश्तकार बेदखल ना हो जाए, इसका डर रहा उन्हें। जो पहले से यहाँ खेती कर रहे होंगे, अगर भूमि हटा दी जाएगी तो काश्तकार बेदखल हो जाएंगे। कई खेतों का छोटा आकार भी होना, मतलब इतने छोटे छोटे हैं कि उनका कोई मूल्य ही नहीं है, तो इसके वजह से वो कर दिया गया। और चौथा प्रॉब्लम था कि अनिवार्य चकबंदी नहीं थी। अनिवार्य चकबंदी का नियम नहीं था। हर स्टेट पे अलग अलग छोड़ दिया गया और बोल दिया गया कि आप चकबंदी के नियम बनाएं, तो अनिवार्य चकबंदी का नियम नहीं था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये आपने समझा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। अनिवार्य चकबंदी नहीं, भूमि के मूल्य में निर्धारण, काश्तकारों की बेदखली का डर और अत्यंत छोटा आकार होना। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक, इसी में है कि क्या करना चाहिए छोटे छोटे भूजोतों के लिए। सहकारी कृषि। अब सहकारी कृषि एक प्रकार की कृषि होती है जिसमें विभिन्न किसान, जिनके भूमि अलग अलग भूमि है, वो एक साथ सम्मिलित होते हैं, अपने लैंड को कंसोलिडेट करते हैं और एक एग्रीकल्चर क्रॉप या जो भी काम करना है उनको एक साथ करते हैं। मतलब भू जोतों में जो होता है, स्वामित्व में बदलाव नहीं होगा, बस उसको कंसोलिडेट कर देंगे और सामूहिक रूप से कृषि करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि ये सहकारी, अभी जो हमने कोऑपरेटिव्स पढ़ा, उसके अंतर्गत पंजीकरण करते हैं और पंजीकरण करके एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर शुरू करेंगे, इससे इनको विभिन्न लाभ होते हैं, क्योंकि अब एक बार इतने बड़े खेत के लिए पैसा लगाना, मैकेनाइज करना, ये सारी सारी चीजें इनके लिए आसान हो जाती हैं। एक साथ विपणन करने जाएंगे, अगर बाजार जाएंगे तो इनकी डिमांड पावर भी होती है कि आप इतना रुपए किलो देंगे तो हम नहीं देंगे। तो ये चीजें ये कर लगते हैं। मतलब कि कृषि लागत इनकी कम हो जाएगी, मशीनीकरण बढ़ जाएगा, परिवहन की लागत कम हो जाएगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि भारत के लगभग लगभग 1% या 1.5% एरिया पर ही सहकारी कृषि चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही है, क्योंकि किसानों को लगता है कि स्वामित्व का डर है, तो किसान शिक्षित नहीं है। इसके कारण भी है कि इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। समितियों का पंजीकरण जो होता है उसमें कठिनाई है। कठिनाई मतलब सरकारी दावपेच, वही आप जानते हैं कि सरकार जो भ्रष्ट होती है उसके कारण, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, वो भी एक कारण है जिसके वजह से होता है। तीसरा होता है कि इसका नेतृत्व कौन करे। भाई एक समिति बनेगी तो उसको नेतृत्व करता भी तो चाहिए, वो नेतृत्व कौन करे, इसमें भी प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये तीन चीजें इसमें शामिल है। तीसरा है लीजिंग। मतलब मैंने कौन कौन से भूमि सुधार किए गए और उनकी क्या कमियां रही, सबको बताते चल रहा हूं, जिससे आप आंसर मेंस में लिख सकें। अब तीसरा है लीज। लीज जब से नीति आयोग आया तब से इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। लीज का होता है अनुबंध। एक पूर्व निर्धारित अनुबंध किया जाता है जिसके तहत व्यक्ति अपना खेती किसी और को दे देता है, वो लैंड को कंसोलिडेट करता है और फिर एग्रीकल्चर करता है। इसमें भी भू स्वामित्व जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है।
तो इसमें भी एग्रीकल्चर वही होगा कि फायदे कि मैकेनाइज कर सकता है, मशीनीकरण, विपणन, परिवहन, उत्पादन, सब चीज अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, लागत भी कम हो जाएगी। तो ये फायदा होता है लीज में। ये तीन चीजें हमने पढ़ी लैंड कंसोलिडेशन, मतलब छोटे छोटे जो थे उनके लिए। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि भूमि के पुनर्संगठन में कि पुनर्वितरण, हदबंदी। मतलब एक कृषि भूमि है, अब पता चला कि कोई जमींदार है, उसके पास 100 एकड़ की भूमि है, तो अब क्या किया जाएगा? किसी के पास 1 हेक्टेयर की भूमि है, किसी के पास 100 हेक्टेयर की भूमि है, तो असमानता आप जानते हैं कि चरम पे है। इसके लिए एक तरीका अपनाया गया, हदबंदी। अब हदबंदी में क्या किया गया? राज्य सरकार जो थे, राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया इसके तहत कि वो एक सीमा निर्धारित करें, जिसके तहत जिससे अधिक जिसके पास भूमि हो उसका पुनर्वितरण कर दिया। मतलब जिनके पास, अभी हमने पढ़ा कि 86% जो है वो सीमांत और लघु कृषक है, और 56% जो है उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो एक सीमा निर्धारित करें, उससे ऊपर की जमीन जो है, अतिरिक्त भूमि है, सरप्लस लैंड है, उसको दे दिया जाए उनको खेती करने के लिए। ठीक है। कुछ लोग हदबंदी को उचित नहीं मानते हैं, उनके अनुसार लगता है कि खेत छोटे होंगे तो उत्पादकता कम हो जाएगी। अब ये अलग चीज है, इस पे डिबेट का टॉपिक है कि कम होगा या ज्यादा होगा। वही मैंने जापान अमेरिका वाला आपको एग्जांपल दिया। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 39B, जानते ही हैं आप, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, तो उसको भी लागू करता है। अब इसके लिए सारे राज्य अलग अलग कानून बनाए। ठीक है। इसके तहत बहुत सारी जमीन एकत्र की गई और बहुत सारी जमीन का वितरण किया गया। लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे माना जाता है कि 69 या 70 लाख एकड़ भूमि जो थी अधिग्रहित की गई थी। अतिरिक्त भूमि, मतलब माना गया कि ये अतिरिक्त भूमि है 69-70, लेकिन विपणन केवल 49 का हो पाया। मतलब 20 लाख हेक्टेयर कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें कि हदबंदी में, कि नापा गया, पता चला कि ये अतिरिक्त भूमि है, तो 69 पॉइंट कुछ निकल के आया, लेकिन जब वितरण किया गया तो 49 के आसपास ही आया। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी हदबंदी में, ये आपको समझना है कि पहले इसमें परिवार जो था वो नहीं माना गया था, व्यक्ति के आधार पर सीलिंग की गई। व्यक्ति के आधार पर मतलब एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, अगर 25 का दे दिया तो 25 पांचे 125 हेक्टेयर। ठीक है। तो अगर व्यक्ति को रखते तो 125 हेक्टेयर आ जाएंगे, अगर परिवार को रखते तो 25 हेक्टेयर आते। तो व्यक्ति को रखे। धार्मिक जो संस्थान थे, धार्मिक, उनको, धार्मिक या चैरिटेबल जो कह सकते हैं, चैरिटेबल जो संस्थान थे उनको सेलिंग से बाहर रखा गया। उनके पास कितनी भी भूमि हो सकती थी, वो सेलिंग से बाहर हो गए। ये एक्सेप्शन ही दिए जा रहे हैं कि परिवार की जगह पे व्यक्ति को दे दिया, धार्मिक चैरिटेबल संस्थान वो हो गए। और तीसरा इसमें ये था कि जो बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने क्या किया कि अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को कुछ लोगों को हस्तांतरित कर दिया। हस्तांतरित इन द सेंस, उनके घर में कोई माली है, चपरासी है, तो उनको हस्तांतरित कर दिया, जिससे अतिरिक्त भूमि निकल ही नहीं पाई, और इसको बेनामी बोला गया। ये आगे आप पढ़ेंगे कि बेनामी क्या होता है, बेनामी संपत्ति को बेनामी घोषित कर दिया गया। तो ये प्रॉब्लम थी हदबंदी में। अब इन छोटी बड़ी समस्याओं का उपाय, कि भूमि सुधारों की भावी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, तो पहला तो जैसे कि मैंने बोला कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लेके आया गया 2008 में। अब इसमें क्या था कि जो कृषि भूमि है उनका लैंड रिकॉर्ड जो होगा डिजिटल किया जाएगा। इसके साथ कुछ चीजें हैं, जैसे न्यायपालिका की भूमिका कम कर दी जाए।
न्यायपालिका की भूमिका कम करने का फायदा ये होगा कि जमींदार जो थे वो तुरंत न्यायपालिका पहुंच के स्टे नहीं लगवा सकते। ठीक है, न्यायपालिका की भूमिका कम करने से स्टे नहीं लगेगा और कार्य थोड़ा तेज होगा। भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, इससे जो है बेनामी वो बंद हो जाएगा। काश्तकारी का काश्तकारों को अधिकार मिलने लगेगा। तीन चार चीजें इससे सुधर जाती हैं जब भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण होता है। अनौपचारिक काश्तकारों के भूलेखों का पंजीकरण, अनौपचारिक काश्तकार हैं उनका जब पंजीकरण होगा तो उनको काश्तकारी स्थायित्व मिलेगा, उनको बैंक से लोन मिलेगा जिससे वो मैकेनाइज कर सके और एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ा सके। ये तीन चार चीजें हैं। खुद का जो है उसकी उचित परिभाषा दे कि खुद खेती करना है या, और राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करना सबसे बड़ी चीज होती है राजनीति। क्योंकि हमारे यहाँ कानून कोई भी बनता है तो वो संसद या विधानसभा से बनता है और वो बनना जरूरी है, तो ये जरूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो। इसमें जयराम रमेश समिति कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने बोला था कि ग्राम तहसील जिला स्तर पर भू उपयोग का नियोजन किया जाए, मतलब ऊपर से ना देखा जाए, बॉटम टू अप अप्रोच अपनाया जाए, ग्राम तहसील जिला स्तर पर भूमि उपयोग का नियोजन किया जाए। हदबंदी की सीमा निश्चय की आई जाए, मतलब अलग अलग राज्य में हदबंदी की सीमा अलग अलग थी, तो हदबंदी थोड़ा अब 25 है तो उसको हटा के 21 कर दिया जाए। ठीक है, धार्मिक संस्थान अपनी भूमि लीज पर दें। अब धार्मिक संस्थान अपनी भूमि खाली पड़ी रहती है उसको लीज पर देंगे तो एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ेगा, इसी बात है। भू बैंकों की स्थापना की जाए, अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास भूमि है कुछ काम नहीं कर रहा है तो एक बैंक बनाया जाए, उसमें भू दिया जाए, उस पर एग्रीकल्चर हो, तो भू बैंकों की स्थापना की जाए। तो भू सुधार, भूमि सुधार जब आप पढ़ते हैं तो इसमें इतनी ही चीजें आपको पढ़नी होती हैं कि क्या क्या सुधार किए गए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या क्या उपाय अब किए जाने चाहिए। तो मैंने सारी चीजों को बता दिया। फिर से अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार और इसको रिकैप करा सकता हूँ कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। एक तो हमने फैक्ट्स देखा, जस्ट मिनट, एक तो हमने फैक्ट्स देखा कि कृषि में क्या क्या स्थिति है हमारी। दूसरा हमने देखा कि कौन कौन से बेसिक चीजें हैं, लैंड, सीड, फर्टिलाइजर। हमने शुरू किया लैंड से। लैंड में बताया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसके उपाय के लिए तीन चीजें लेके आई गई, जिसमें था काश्तकारी सुधार, लगान का नियमन, तीसरा पुनर्संगठन। ठीक है, लगान का नियमन एक लौता टॉपिक है। काश्तकारी सुधार में हमने तीन चीजें पढ़ा, काश्तकारों का स्थायित्व, एक तो हमने यही पढ़ा, सॉरी, काश्तकारी सुधार में हमने पढ़ा लगान का नियमन, काश्तकारों में स्थायित्व और स्वामित्व संबंधी अधिकार, तीन चीजें। पुनर्संगठन में हमने पढ़ा तीन चीज, एकत्रीकरण के लिए भूमि सुधार कौन कौन से किए गए, कि एक तो लीज दे दी जाए, सहकारी शुरू किया जाए और चकबंदी। और विखंडन के लिए हमने पढ़ा हदबंदी। ये तीन चार टॉपिक रहे, इनमें क्या क्या कमियां रही ये सारी चीजें हमने देख ली। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो यूपीएससी ने पूछे। ये मेंस का एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप लिख के मुझे आप मेल कर सकते हैं, मैं मेल बाद में आपको दे दूंगा, कि कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। मतलब भूमि सुधारों की भूमिका क्या क्या रही है कृषि के विकास में, उसकी विवेचना करना है। विवेचना शब्द आप याद रखिएगा कि क्या क्या पॉजिटिव रहे, क्या क्या निगेटिव रहे। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। भूमि सुधार की सफलता किस लिए रही, ये उसके उत्तरदायी कारकों को चिन्हित करना है। अब एमसीक्यू देख लीजिए कैसे कैसे बने हैं। सीडीएस में प्रश्न पूछा गया, सीडीएस भी यूपीएससी ही लेता है पेपर। इसमें एक प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। मतलब प्रति व्यक्ति जो भूमि धारण है
उसमें कमी होने का कारण क्या है? अब इसमें देखिए, लो पर कैपिटा इनकम, लोगों की आय कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। ये तो कारण नहीं हो सकता ना कि प्रति व्यक्ति आय कम है इसलिए भूधारण कम हो रहा है। तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं कि फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता। आपके पास दो तीन चार, मतलब दो तीन तो सही है। फोर्थ ऑप्शन पे आइए कि यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्लाविंग। अब ट्रेडिशनल कर रहा हो, ये कहाँ से रीजन हो जाता है कि डिक्रीज पर कैपिटा होल्डिंग हो जाएगी? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट, इसी में यूपीएससी का क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया कि डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि डिजिटल करते हैं। तीसरा है, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करने की पहल की गई है। तो सीधा सीधा है कि तीनों ही जनरलाइज्ड ऑप्शन है। ये आपको पता होना चाहिए कि 100% वित्त पोषण करती है इसकी सरकार। ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमि सुधार से ही संबंधित है, 2019 में पूछा गया। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये चार टॉपिक दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ये आप कमेंट बॉक्स में हमें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, भूमि सुधार। हमने भूमि सुधार पढ़े, भूमि सुधार में क्या क्या, कौन कौन से सुधार किए गए, उन भूमि सुधारों की कमियां क्या रही, और इन भूमि सुधारों में क्या वे फॉरवर्ड्स होने चाहिए, हमें क्या आगे उपाय किए जाने चाहिए, वो हमने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।